हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि इतना डिले हो रहा है और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बार-बार ये कहता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ट्रेनिंग का शेड्यूल कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे कि पिछला सैटरडे संडे हम कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि कुछ ऑफिशियल वर्क आ गया था। इस वजह से सैटरडे संडे दोनों में बिजी था और इसलिए नहीं कर पाया। और कोशिश यही है कि जो भी कमिटमेंट मैं आपसे किया हूँ निस्वार्थ भाव से, वो मैं पूरा करूँगा। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत देरी ज़रूर होगी, लेकिन जो भी आएगा वो दुरुस्त आएगा। दूसरी बात दोस्तों कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर लेक्चर्स नहीं टाइम पे हो पा रहे हैं तो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दें। तो मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ, ये श्योर करता हूँ कि मंडे या ट्यूसडे नाइट तक इथिक्स का कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल मैं ऑलरेडी लिंक नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि हमारा एफर्ट जेन्युइन है, हमारा एफर्ट कुछ एप्रिसिएशन के लायक है, तो आप सिंपली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं तो आपको नीचे थैंक्स का बटन दिख रहा होगा, उसमें एक मिनिमल कंट्रीब्यूशन करना होता है, आप कर सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन मेरी कमाई के लिए नहीं है, बस खाली एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, कुछ लोग हैं जो ये वीडियोज लेक्चर्स देख रहे हैं, वो ये मानते हैं कि कुछ वर्दी है ये। तो वो जस्ट एप्रिसिएशन अमाउंट होगा हमारे लिए, और मैं उससे इनकरेज होऊंगा। वो मेरी कमाई नहीं है और उसमें से कुछ होगा भी नहीं मेरा। मेरी मुझे ऑलरेडी सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली ये है कि उससे एक इनकरेजमेंट हमको जरूर मिलती है। ठीक है दोस्तों, खैर लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले जो दो लेक्चर्स हम पढ़े, एक टॉपिक था इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा इथिकल कंसर्न्स या इथिकल प्रॉब्लम्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम इथिकल डायलेमा को देखे थे। ठीक है ना। तो दो टॉपिक हम इसके बैक टू बैक दो लेक्चर्स में देखे, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इथिकल डायलेमा, दैट इज इथिकल प्रॉब्लम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी का ये स्टेप फॉरवर्ड है दोस्तों, कि अगर हम अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इथिकल बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इथिकल बनाने के लिए प्रेरणा देती है या स्रोत देती है, या कुछ ऐसी चीजें, ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे प्रिंसिपल्स सेट करते हैं जिससे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एंड मोर इथिकल हो सके। तो उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए, सोसाइटी है, सोशल रूल्स है, नॉर्म्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, वो अलग बात है। लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है, पहला लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज जो हमारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो हमारा डेमोक्रेटिक बॉडी है, वो बनाती है। और दूसरा होता है कॉन्साइंस, मतलब ये कि हमारी अंतरात्मा। ये दो चीजें किसी भी व्यक्ति को ये डिसाइड करती है, किसी भी व्यक्ति का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो निर्धारित करती है कि वो इथिकल काम करेगा कि अनइथिकल काम करेगा। दो बातें हैं, एक तो कोई व्यक्ति लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में रह करके काम करता है, उसको डर है कि अगर हम वायलेट करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, इस वजह से वो इथिकल काम करता है। और दूसरा, उसकी अंतर आत्मा ही कहती है कि नहीं भाई, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो कर दूं। ठीक है ना। तो दो मेन सोर्सेज हैं जो आपके कंडक्ट को, जो आपकी एक्टिविटी को, आपके कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करते हैं कि इथिकल होगा या अनइथिकल होगा। ठीक है। तो उसी में इस वाले लेक्चर में हम लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और जस्ट इसके बाद कोशिश होगी कि आज ही ये भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। तो जस्ट इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि हम हमारा जो कंसाइंस है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो हमारे कंडक्ट को कैसे डिटरमाइन करती है। ठीक है ना। इसमें बाद में हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि इथिकल लॉ हम किसे कहते हैं और अनइथिकल लॉ या रूल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन से ऐसी बातें हो गई जो अनइथिकल हो गई, कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि लॉ जो है इथिकल हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों। इसमें जो लॉ, रूल्स और रेगुलेशन है ना, ये कभी कभी इसका डिफरेंस डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से इसको सुनिए, ध्यान से इसको समझिए। और जो पॉइंट्स हमने दिए हैं वो पॉइंट्स आपके एग्जाम में लिखने के लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं। Law, rules, regulations, such any kind of statutes
मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग एक्सपेक्टेड कोड ऑफ कंडक्ट एमंग सिविल सर्वेंट। देखिए ये जो एक डेफिनेशन या इस तरह से कह लीजिए कि जो एक सेंटेंस ये है, ये एक ब्रॉड सेंस में है, ये एक वन वे सेंस में है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हीं को गाइड करने के लिए लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस दो डबल एज्ड आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है, मोटिव है इसका। इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस जो लॉज बनाए जाते हैं वो जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी होता है, और जो पब्लिक होती है उनके लिए भी होता है। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके लिए क्या है कि उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको अगर कोई गवर्नमेंट मैकेनिज्म है तो उसको किस तरह से आपको फॉलो करवाना है, किस तरह से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। और पब्लिक के लिए जो ये रूल्स एंड लॉ रेगुलेशंस होते हैं, ये दो चीजें उनके लिए निर्धारित करते हैं। एक तो उनके राइट्स, उनके अधिकार क्या है, और दूसरा उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द नेशन। ठीक है ना? दे शुड sorry, they have double edged motives, one to be rewarded and other should be penalized for those who broke the rules। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए या पब्लिक के लिए एक तो एक मोटिव उनका ये है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवार्ड मिले, जो बेहतर ढंग से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने गोल्स को प्राप्त कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, उसको रिवार्ड मिले। और दूसरे साइड में जो रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है उसको पेनलाइज भी करना चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो ये तो एक अभी ये केवल आप कह सकते हैं कि भूमिका है कि लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। जब आपके क्वेश्चन में अगर इस तरह से आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले ये लिख देना है कि लॉ रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं। ये हमारी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है या इंस्टीट्यूट होते हैं या संवैधानिक चीजें जो होती हैं वो उनके द्वारा बनाया जाता है, और यह जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो उनके भी, और जो आम जनता है उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करता है। साथ में इसका जो मोटिव है वो डबल एज्ड मोटिव है। पहला ये कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल हो और वो गोल्स को अचीव करें, और दूसरा ये कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करता है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है ना? अब एक एक करके हम देखते हैं कि लॉ, रूल्स और रेगुलेशन में डिफरेंसेस क्या है, माइन्यूट डिफरेंसेस क्या है, जो कि आपको दिमाग में रखना है जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले लॉ को देखते हैं। लॉ क्या है? लॉज आर द इनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। सिंपल सी बात है यार, कोई भी पार्लियामेंट में एक्ट बनाया जाता है और जब वो एक्ट पे प्रेसिडेंट का मुहर लग जाता है तो वो कानून बन जाता है, वो लॉ हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है ना? उसके पहले वो बिल होता है। दे आर द रूल्स दैट हैव सैंक्टिटी एंड सपोर्ट ऑफ द स्टेट। सपोर्ट ऑफ द स्टेट का मतलब ये कि जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है ना, जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका सपोर्ट उसको मिलता है। बिना उसके सपोर्ट के अगर उसका अप्रूवल नहीं है तो वो एक्ट या रूल या लॉ वैलिड नहीं है, उसको नहीं माना जाएगा। ओके, लॉज आर रिजिड इन नेचर। ऑब्वियसली उसमें एक एक पॉइंट्स लिखे होते हैं, एक एक चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो रिजिड हो जाता है, वो रिजिड होता है, और उसका अगर आप वायलेट करेंगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी। लॉज आर द रिजिड इन नेचर एंड दियर वायलेशन में अट्रैक्ट पनिशमेंट फ्रॉम द स्टेट। पनिशमेंट कौन देगा? आम जनता नहीं देगी। ठीक है ना? जो बहुत केसेस आप सुनते होंगे लिंचिंग के, तो लिंचिंग इलीगल है, लिंचिंग एक क्राइम है। जनता को ये अधिकार ही नहीं है कि वो क्रिमिनल को सजा दे। क्रिमिनल को सजा देने के लिए जो हमारा स्टेट है वो अथराइज्ड है, जो हमारा जुडिशरी है वो उसको एग्जीक्यूट करती है, वो उसके बारे में सजा सुनाती है। ठीक है ना? तो जो स्टेट है उसका अधिकार है, लिंचिंग एक अपराध है। Law by nature are incomplete and they are generally formed in response to certain situation or event। Obviously कभी भी कोई भी कानून जब बनाया जाता है दोस्तों तो वो उस समय की स्थितियों और परिस्थितियों को देख के बनाया जाता है, लेकिन आने वाले समय में वो सेम लॉ उसी अमाउंट में लागू होगा, उसी अमाउंट में अप्लीकेबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो यही वजह है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है
तो वह इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो जो प्रेजेंट का सिचुएशंस है, प्रेजेंट के जो इवेंट्स होते हैं उस पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। लॉज आर मेड टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ऑब्वियसली जो लॉ बनाए जाते हैं वो इंडिविजुअल इन द सेंस यहाँ पे आम पब्लिक भी है और जो हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भी हैं, ठीक है ना। तो जो लॉ बनाए जाते हैं वो किसके एक्शंस को रेगुलेट करता है? एक इंडिविजुअल। कौन से इंडिविजुअल? जो उस नेशन में, जो उस स्टेट में, जो उस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है ना। लॉज, और हाँ एक बात ये भी है कि लॉ जो है ना वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। भारत का कानून भूटान में नहीं चलेगा, भारत का कानून अमेरिका में नहीं चलेगा। वो जो चीजें होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ होती हैं, ठीक है ना, वो अलग बात है। लॉज आर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जैसा कि हमने पहले ही बात कर दिया कि वो एक कंटेक्स्ट में बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बनाया जाता है। एंड दे गाइड द डिसीजंस एंड कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। दैट इज, इसका मतलब ये कि जिस कंटेक्स्ट में कोई लॉ बनाया गया है वह लॉ उसी कंटेक्स्ट में लागू होगा। अगर कंटेक्स्ट चेंज हुआ तो कानून चेंज होगा। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर है तो वो फूड एंड सिक्योरिटी के लिए ही लागू होगा, उसको आप आर्मी में लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट है तो वो एजुकेशन के कंटेक्स्ट में है, तो वो एजुकेशन के ही कंटेक्स्ट में लागू होगा, न कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लागू होगा। तो लॉ क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के लिए में होता है, उसी के लिए होता है और उसी में ही वो लागू होता है, ठीक है ना। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग कानून होते हैं। अगर हम रूल्स की बात करें, अब देखिए जो रूल्स है ना, जो लॉ होता है उसके अंदर अंदर में रूल्स, नियम बनाए जाते हैं कि आप कैसे 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 इस लॉ को लागू करोगे, ठीक है ना। आप कैसे कैसे इस लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे आप प्राप्त करोगे। तो जो उसके अंदर जो रूल्स लिखे होते हैं, पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं रूल्स, ठीक है ना। रूल्स आर set of instructions made by the people to explain how things are to be done। जैसे कि एक एक्ट है, एक कोई कानून है कि हर संडे को हर संडे को मैच होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा कानून। अब वो मैच किस तरह से खेला जाएगा, उस मैच में क्या 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 नियम होंगे, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब चीजें जो एक्सप्लेन करता है वो होता है रूल। मतलब कोई भी काम को कैसे करना है उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसको हम रूल्स बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके, रूल्स कैन बी मेड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो अपने लॉ को इनेक्ट करवाने के लिए रूल्स बनाती है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपनी एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए रूल्स बनाती है, ठीक है ना। रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट कैन हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड अप्लीकेबल फॉर ऑल। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स, मतलब ये कि जो गवर्नमेंट रूल्स बनाता है वो सबके लिए होता है और उसके पीछे एक लीगल बैकिंग होती है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं वो उनके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं होती है। और वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेमाइस है उसी में वो लागू होता है, ठीक है ना। while the rules framed by the private organizations are limited to the particular organizations and its employees, जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली, ठीक है ना। रूल्स कैन बी फ्रेम्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट लाइक रूल फॉर हाउस सेट बाय द पेरेंट। मतलब ये कि आपके घर का जो कानून है, आपके घर का जो नियम है वो आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, आपके पेरेंट्स बनाते हैं। रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट बाय मैनेजर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो उसमें जो मैनेजर है वो वहाँ का रूल्स निर्धारित करता है। और उसके साथ साथ इवन रूल्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो रूल क्या होता है? कोई भी काम, कोई भी काम को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको रूल बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और रूल गवर्नमेंट भी बनाती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाते हैं। जो रूल गवर्नमेंट बनाती है उसके पीछे लीगल बैकिंग होती है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सबके ऊपर अप्लीकेबल होता है, पूरी जनता के ऊपर। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं रूल, वो उनके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, उनके एम्प्लॉय पे लागू होता है, ठीक है ना। और रूल जो है अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम रेगुलेशन की बात करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो रेगुलेशंस कैन बी अंडरस्टूड एज
सब्सिडियरी लेजिस्लेशन। सब्सिडियरी लेजिस्लेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी लॉ है, कोई भी कानून है, तो उसके अंदर जो छोटे मोटे कानून बनाए जाते हैं, जो बीच में, जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाया गया, ब्रॉड सेंस में बनाया गया और उसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना है, कुछ गैप्स हैं, उसको फिल करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो चीजें बनाई जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब ये लॉ और रूल्स के बीच की चीज है, जो उनके बीच के डिफरेंसेस को खत्म करता है, उनकी उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करता है। कुल मिलाकर के ये एक फिलिंग एलिमेंट होता है, ठीक है ना। दे they are made by the executive in order to fill the gaps that remains in the law। लॉ में जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए इसको बनाया जाता है, और ये जनरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं। मतलब पार्लियामेंट में या इस तरह के कोई एक्ट पास किया जाता है तो उसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं। या फिर अगर जैसे वो एक्ट नहीं है, वो रेगुलेशन है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बैठक हो, दोनों हाउसेस उसको पास करें, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी इसको किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बना दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, तो ये रेगुलेशंस हो गए, ठीक है ना। रेगुलेशंस आर स्टैंडर्ड एंड रूल्स adopted by administrative agencies that govern how laws will be enforced। कोई भी लॉ को इन्फोर्स करना है तो उसके लिए जो ऑर्डर आता है उसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है अगर शहर में, सिटी में, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो हमारा कप्तान है, जो आईपीएस है, वो कुछ एडवाइजरी जारी जारी किया कि आज से शाम को 6 बजे के बाद आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा रेगुलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि सपोज दैट कि 144 लगाना है, ठीक है ना, या फिर 144 नहीं भी लगाना है, वैसे ही उसको पीस मेंटेन करना है, तो उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी, उसने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा ये काम इतने टाइम के बाद प्रोहिबिटेड है, 5 लोग 10 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये सब रेगुलेशंस है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े ऑब्जेक्टिव को लागू करना चाहता है, वहां पे जो वहां के लिए जो लॉ बनाया गया है उसको वो लागू करना चाहता है। तो उस लॉ को लागू करने के लिए जो छोटे छोटे रेगुलेशंस, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके। Regulations also need acceptance and approval of the legislature to be enforceable। जो हमारा लेजिस्लेचर है उसकी अनुमति वो दे रहा हो। मतलब ये कि धारा 144 की अनुमति अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी नहीं दी है, क्योंकि देखिए धारा 144 हमारे प्रचलन में है तो इसका मतलब उसको ऑलरेडी मिला हुआ है, और ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि अगर उसको महसूस होता है, जरूरत पड़ती है, तो उसको लागू कर सकता है। तो धारा 144 पहले से अप्रूव्ड है, उसके बेस पे जो छोटे छोटे एडवाइजरी जारी कर देता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर आईपीएस है, जो एसपी है, वो कर देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जारी कर रहा है, वो जो चीजें बोल रहा है उसको अप्रूवल नहीं है, धारा 144 के रूप में उसको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है ना। तो रेगुलेशंस का भी अप्रूवल, जो हमारा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर है, उसका अप्रूवल होना जरूरी है। ओके। एज सच दे कैरी द सेम फोर्स एज द लॉ। ऑब्वियसली जो लॉ है, अगर रेगुलेशन उसका सब्सिडियरी है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप रेगुलेशंस को भी वायलेट करेंगे तब भी उस आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स है, उसका जो उसके जो प्रोविजन है वो सेम एज द लॉ है, ठीक है ना। बट रेगुलेशंस हैव टू अडहेयर टू द ब्रॉडर लिमिट्स सेट बाय द पेरेंट आर इनेबलिंग लॉ। मतलब ये कि उसका जो उद्देश्य है वो ब्रॉड है, जो कि उसका जिस लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ जिस लॉ के लिए रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उसमें जो है जो पनिशमेंट का प्रोविजन है, अगर आप रेगुलेशन को भी वायलेट करेंगे तब भी आपको प्रोविजन पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना। रेगुलेशंस आर रिजिड लाइक लॉज एंड देयर वायलेशन आल्सो अट्रैक्ट पेनाल्टी फ्रॉम द स्टेट। जिस तरह से लॉ को वायलेट करने पे आपको पेनाल्टी मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, उसी तरह से अगर आप रेगुलेशन को भी वायलेट करेंगे तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया लॉ, रूल्स और रेगुलेशन। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर कोई भी इसमें टर्म ऐसा है, कुछ ऐसा आपको नहीं समझ में आया, तो आप हमको सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, या तो कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं कि अगर कोई लॉ या रूल्स को इथिकल बनाना है तो वो
कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, किसी भी कानून का, किसी भी रूल्स का नेचर कैसा होना चाहिए कि वह इथिकल हो। ठीक है ना? तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स किसी लॉ और रूल्स में हैं तो हम ये कहेंगे कि वह लॉ या रूल इथिकल है। ठीक है ना? कौन कौन सी चीजें हैं? दे they should not discriminate they should not discriminate between any particular community and any religion। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोविजन उसमें नहीं होना चाहिए कि जो एक कम्युनिटी को एडवांटेज दे रहा हो, दूसरे को डिसएडवांटेज कर रहा हो। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? दे शुड रिफ्लेक्ट व्हाट इज आइडियल फॉर द सोसाइटी। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि सोसाइटी के किसी एक ग्रुप के लिए। वो पूरी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए और पूरी सोसाइटी के लिए आइडियल होना चाहिए। ओके। दे शुड अपलिफ्ट द वैल्यूज इनसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जो भावनाएं हैं, संविधान की जो वैल्यूज हैं, वो उसको कैरी करना चाहिए जो भी हम रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। ओके। दे शुड नॉट हार्म एनीवन। किसी के लिए भी हानिकारक नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून न बनाए कि जो किसी भी एक भी इंडिविजुअल के लिए हानिकारक हो। ठीक है ना? दे शुड नॉट इन्फोर्स बाई फोर्स। मतलब ये कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ अगर उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फोर्सफुली उसको इन्फोर्स किया जा रहा है, तो समझ लो वो इथिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आप जिसके लिए कानून बनाए हो, आप जिसके लिए लॉ बनाए हो, वही उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वो जो उनका जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट है। ठीक है ना? तो अगर कोई भी लॉ या रूल्स फोर्सफुली इन्फोर्स किया जा रहा है तो वो उसको हम इथिकल लॉ या रूल्स नहीं कहेंगे। ओके। दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी। बोथ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों उसको एक्सेप्ट करें, ऐसा रूल होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये इथिकल है। ओके। There should not be any opaqueness and vague term in the rule so can be interpreted by officials for their personal benefit। मतलब जो भी चीजें उसमें हो एकदम स्पष्ट रूप से लिखी जाए ताकि उसमें कोई ओपेकनेस ना हो या कोई वेग ऐसा टर्म ना हो कि जिसको जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन करें। सिंपल सी बात यहाँ पे कहने का सेंस ये है दोस्तों कि कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए। अगर लूप होल्स होगा तो जो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टेड चील कौए लोग हैं वो उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि उसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिले। ओके। देयर शुड बी ए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच लॉज एंड रूल्स। कोई भी लॉ रूल है, कोई भी रेगुलेशन बनाया जा रहा है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको समय समय पर जिससे समय समय पर उसके उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रोग्रेस हो रही है, जो खामियां आ रही हैं, जो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वो हम देख सके, ऑब्जर्व कर सके, एनालाइज कर सके और आगे आने वाले समय में कमियों को दूर कर सके और जो अच्छी चीजें हैं उसको नेक्स्ट लॉ में हम इंक्लूड कर सके। ठीक है ना? तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि ये भी ऑब्जर्व करें कि जो उसको वायलेट कर रहा है, जो उसको नहीं मान रहा है, उसको सजा भी सुनिश्चित किया जा सके। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं वो अगर लॉ या रूल्स में आ गए तो रूल्स और लॉ पूरी तरह से अनइथिकल हो जाएंगे, तो वो सब सारे ये है। ठीक है ना? मतलब पहला ये बेनिफिट टू वन कम्युनिटी एंड हार्म अनदर कम्युनिटी। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप खास बेनिफिट दे रहे हो, दूसरे कम्युनिटी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, अगर ऐसा लॉ, ऐसा प्रोविजन है तो वो पूरी तरह से अनइथिकल है, अनएक्सेप्टेबल है, इवन इलीगल है। ठीक है ना? दे शुड बी पास्ड आर इम्प्लीमेंटेड विदाउट कंसेंसस। पार्लियामेंट में बस हाँ 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 हल्ला बोल करके पास करवा दिए, कोई कंसेंसस नहीं है। ठीक है ना? कोई उसमें सबकी राय नहीं है, तो ऐसे लॉ को हम अनएथिकल मानेंगे। हालांकि डेमोक्रेसी में दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नंबर, जिसका नंबर ज्यादा है वो लॉ पास होगा और वो लॉ जो है एथिकल भी है क्योंकि जो हमारा लेजिस्लेशन है उसको अप्रूवल मिला है। हालांकि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि बहुत सारे लॉ ऐसे बनाए जाते हैं कि जो सबको एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनइथिकल है या फिर उसका जो मोटिव है वो खराब है।
उसके देखिए जो अपोज करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उसको हमको जानने की जरूरत नहीं है। बस खाली आप ये समझिए कि अगर कोई भी लॉ कानून जबरदस्ती पास कर दिया गया, विदाउट कंसेंसस पास कर दिया गया, तो वो अनइथिकल है। ठीक है ना। अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, तो वो फुल्ली अनइथिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उस कानून में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो कानून अनइथिकल है। ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो ओपेकनेस आएगा। ठीक है ना। और उसके जो टर्म्स हैं, वेग टर्म्स हैं, उसको अपनी तरह से लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे और अपना खुद का फायदा उठाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी तो आप जो है कमेंट करके हमको बता सकते हैं। दोस्तों, ये जो लास्ट में हम इथिकल लॉ रूल्स और अनइथिकल लॉ रूल्स हमने बताया, तो ये आप कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है, ये जान लीजिए। जनरली ये पूछेगा नहीं कि इथिकल लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फिर अनइथिकल लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर पूछ लिया तो आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास बना बनाया यहाँ पे मसाला है। लेकिन आपको यूज करना है इसको केस स्टडी को सॉल्व करते हुए। केस स्टडी कोई ऐसा आया आपके सामने जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ उस केस स्टडी में जो प्रोसेस दिया है, जो कानून दिया है, जो नियम दिया है, वो थोड़ा सा अनइथिकल है, तो वहां पे आप ये रेफरेंस जरूर डालिएगा कि एनी लॉ प्रोविजंस रूल्स आर regulations, if they have such things, they cannot be considered as ethical law or rules। ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा सा आपको 0.5 मार्क्स का भी एडवांटेज मिल गया तो भी पर्याप्त है। ओके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।